डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक खास विषय को लेकर हाजिर होते हैं और उस विषय से संबंधित विशेषज्ञों से उस समस्या का भी समाधान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का विषय है सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ और पेंशन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं कार्यालय प्रधान महालेखाकार यानी एजी ऑफिस शिमला से सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर श्री हंसराज हीर जी और सहायक लेखाधिकारी श्री पारुल पराशर जी। हीर जी और पराशर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले हीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बुनियादी तौर पर अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? पेंशन अगर इसको सीधे शब्दों में बोले तो एक सोशल सिक्योरिटी है जी, जो एम्प्लॉयज़ सारी ज़िंदगी काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे सर्विस करते हैं। उसकी एज में जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन लगाई जाती है। उसके लिए कुछ मिनिमम शर्तें होती हैं कि कितनी उसकी सर्विस चाहिए कम से कम। और जब वो रिटायर होते हैं, जब उसको पेंशन मिलती है, जब उसको पे मिलना बंद हो जाती है ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रावधान किया गया है पेंशन 1972 के अनुसार कि वो हर माह उसको बेसिक पेंशन मिलेगी। और जो पेंशन है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये सोशल सिक्योरिटी है, एक सामाजिक सुरक्षा का एक प्रावधान किया गया है ताकि जो अपना बुढ़ापा है या फिर आने वाले समय है जब वो सेवा से निवृत्त हो जाए तो अच्छे से बीत सकता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और पराशर जी, आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करते हैं सामान्य भविष्य निधि की यानी जीपीएफ की, तो जीपीएफ बुनियादी तौर पर क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड है। ये हिमाचल सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के सुरक्षा के लिए चलाई गई है, जिसके अंतर्गत की जो कर्मचारी हैं उनको अपने बेसिक सैलरी से कुछ परसेंट अपना बचत करनी पड़ती है। उसके लिए जीपीएफ स्कीम चलाई गई है। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसा आपने कहा कि कुछ परसेंटेज बचाना होता है, वैसे क्या कुछ पात्रता की शर्तें रहती है? इसकी पात्रता ये है कि इसमें 6% मिनिमम अपनी बेसिक सैलरी का बचत के लिए रख सकते हैं और मैक्सिमम इसका ये है अपनी बेसिक प्लस डीए का। जी, अगर कोई ज़्यादा भी कटवाना चाहता है तो डिडक्शन के लिए वो अपनी बेसिक और जो महंगाई भत्ता है उन दोनों को मिला के उतना ही कटवा सकता है, उससे ज़्यादा। जी बिल्कुल। हंसराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम पेंशन की बात करते हैं, ख़ासतौर पर पेंशन के लिए जो पात्र कर्मचारी है वो कौन कौन होते हैं? देखिए, जैसे अभी पारुल जी ने कहा है कि जो सामान्य भविष्य निधि है वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, एक्चुअली जो ओपीएस में जो आते हैं लोग, जो स्टेट गवर्नमेंट ने पहले एनपीएस स्कीम थी, आपको पता होगा 15/5/2003 से, और सेंट्रल गवर्नमेंट में 1/1/2004 से एनपीएस स्कीम लागू कर दी गई थी। बिल्कुल। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने 4/5/2023 को एनपीएस टू ओपीएस स्कीम लागू की है और उसमें ऑप्शन ली थी उनसे, और लगभग सभी ने ऑप्शन दी है। और मेरा कुछ एक एम्प्लॉई हैं 300 कुछ समथिंग जिन्होंने एनपीएस को ऑप्ट किया, बाकी सभी ने ओपीएस को ऑप्ट किया है। तो जो लोग ओपीएस में आ गए वही सामान्य भविष्य निधि के लिए, जीपीएफ के लिए भी एलिजिबल है और उन्हीं को ही पेंशन दी जाती है। जी, तो जो पात्र ओपीएस में है वही सामान्य भविष्य निधि खाता खोल सकते हैं और वही उसमें डिडक्शन भी करवा सकते हैं। उन्हीं को पात्रता है। तो अगर हम बात करते हैं, अभी आपने कहा कि एनपीएस से ओपीएस में, खासतौर पर थोड़ा बुनियादी तौर पर हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि एनपीएस और ओपीएस में बेसिक तौर पर क्या डिफरेंस है? एनपीएस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जैसे मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने 15/5/2003 या इसके बाद की जो अपॉइंटमेंट है, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो एनपीएस में आते हैं। जी, जो 4/5/2023 तक जो स्कीम लागू हुई उससे पहले उसके बाद जिन्होंने ऑप्ट किया है वो एनपीएस में रहे। तो एनपीएस में एम्प्लॉयज़ का अपना शेयर जाता है, एक कंट्रीब्यूशन रहता है, कंट्रीब्यूशन होता है 10% या 12%, और उसमें गवर्नमेंट भी डालती है शेयर, उसमें 12% डालती है, 10% डालती है, 14%, वो फिक्स होता है। हर बार जो गवर्नमेंट उसमें वो किया जाता है, अमेंडमेंट कर सकती है। वो एक फिक्स जगह है जहाँ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये एसबीआई में करना है, एलआईसी में करना है, जहाँ भी गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों में लगाया, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो कमाई होती है जिसको डिविडेंड कहते हैं, वो उसके ऊपर अर्निंग होती रहती है। और जो उसके ऊपर पेंशन लगेगी एनपीएस में, वो पेंशन लगेगी जब वो रिटायर हो जाएगा एम्प्लॉई या कोई मिस हैपनिंग हो ना करे, किसी की मिस हैपनिंग होती है, तो जो उसको पैसा उसमें तक इकट्ठा हुआ होता है, जो उसका अपना शेयर, डिविडेंड, जो पूरा एक पैसा होता है उसका, सरकार का शेयर जो है उसका 60% तो उसको पेमेंट हो जाएगी, लेकिन जो 40% होगा उसके आधार पे उसको पेंशन डिसाइड होगी, जो कि कम होती है। एक फिक्स्ड अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बहुत कम रहता है, बहुत कम होती है। जबकि ओपीएस में, जो ओपीएस की आप बात करेंगे तो ओपीएस में तो जिनकी 10 साल की नौकरी हो गई हुई है
ओपीएस में एक स्कीम जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 10 साल है। जी बिल्कुल। जिनकी 10 साल नौकरी हो जाती है वो पेंशन के हकदार हो जाते हैं। जब सुपरडेंट हो जाते हैं वो, तो उनको 50% ऑफ द बेसिक पे स्टेट में पेंशन लग जाती है और उसके ऊपर डीए भी मिलता है। कम से कम 10 वर्षों की सेवा होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें बेसिक पे का 50% लग जाएगा, उसके ऊपर डीए भी मिलेगा, जबकि एनपीएस में ये नहीं है सुविधा। उसमें एक बार एक जो अमाउंट आपका डिसाइड हो चुका है, हाँ, लगभग वही मिलता है, उसके ऊपर वही डीए मिलता नहीं रहता मिलता है। है। तो इसलिए फ़र्क तो है, डेफिनेटली फ़र्क करता है। जी, जी, जी। तो अगर हम बात करते हैं पराशर जी, जीपीएफ की बात करते हैं, जीपीएफ का खाता खुलवाने की क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से खाता खुलवाया जा सकता है, किस तरह से अंशदान किया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले फॉर्म 1 भरना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, जी। और वो फॉर्म 1 भर के उसको एजी ऑफिस में पहुंचाना रहता है। वो डीडीओ के थ्रू हो सकता है, खुद डीडीओ स्वयं के भी दे थ्रू सकता रहता है ये वाला प्रोसेस, और उसके बाद फॉर्म 2 रहता है। जी, उसके बाद एजी ऑफिस उसमें खाता नंबर अलॉट कर देता है। अलॉट करके वापस सब्सक्राइबर को भेज देता है। तो वो खाता नंबर जो है एम्प्लॉय को हमेशा अपने पास रखना होता है? हाँ, हर कर्मचारी को इसको अपने पास रखना पड़ता है और उसी से उसका अंशदान करता है हर महीने। जी। कभी कोई ऐसी स्थिति अगर बीच में आ जाती है किसी भी तरह से कि कोई अंशदान ना कर पाए, या फिर बीच में कोई सस्पेंड हो जाता है, या कुछ इस तरह की कोई चीज़ रहती है कि कोई सैलरी किसी की ना बन पा रही हो और उसकी डिडक्शन ना हो पा रही, तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान? उसके लिए वो एक साथ अपने इंस्टॉलमेंट में एक साथ जो भी बकाया जो अंशदान है उसको एक साथ कर सकता है। जी, तो उसको वो सारा जितना भी है पिछला एक तरह से पूरा का पूरा उसमें प्रावधान किया जाता है कि अंशदान के साथ साथ उसको ब्याज भी उसमें मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं हंसराज जी पेंशन की, कितने प्रकार की पेंशन रहती है जो एक कर्मचारी को दी जाती है? जी, पेंशन मुख्यतः जैसे मैंने बताया आपको, एक तो सुपरनेशन पेंशन, जब वो सेवानिवृत्त होता है 58 में 60 में, जब भी उसकी रिटायरमेंट एज आती है, एक तो वो होती है। दूसरे, इन केस कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल है उसके अनुसार, या सेंट्रल गवर्नमेंट के 48 के अनुसार लेना चाहता है कोई, या कोई इनवैलिड हो जाता है। इन केस कोई जैसे जॉब करते करते कोई उसको मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जॉब नहीं कर पाता है, तो एक प्रकार का वो होता है। या फिर किसी को पेनल्टी दी जाती है, कंपल्सरी भी करना, गवर्नमेंट रिटायर कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है, तो वो भी एक पेंशन का एक उसमें कुछ फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो भी एक पेंशन मिलती है उसको। कितना प्रावधान रहता है, कितने % जो है पेंशन दी जाती है उसके लिए? पेंशन जो है वो सभी केसेस में, जैसे सुपरनेशन में 10 साल के बाद उसको फुल पेंशन मिल जाती है जी। उसमें 50% ऑफ द बेसिक पे। और जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको कहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो ग्रुप ए और बी है, ऑफिसर्स हैं, उनको जो है वो 33 के साथ रिस्ट्रिक्शन होती है। 20 साल के बाद रिटायरमेंट वो ले सकते हैं, बट उनको जो पेंशन मिलेगी वो 33 ईयर्स के साथ रिस्ट्रिक्शन होगी, उनको फुल पेंशन जो 33 चाहिए उनको। जी बिल्कुल। और जो क्लास सी और डी है उनको ठीक है, उनको जो है वो 20 ईयर्स के बाद फुल पेंशन मिल जाती है, पूरी की पूरी पेंशन रहती है। लेकिन अगर उससे कम हो तो वो प्रोपोर्शनेट उसी केस में, अगर जैसे मान लो किसी की 20 साल से भी कम सर्विस है, लेकिन उसमें फिर कंडीशन की 55 साल की एज होनी चाहिए, या उसकी कोई कंडीशन ऐसी है, तो उसको जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको सर्टिफाई करेगा कि उसकी पिक्यूलियर कंडीशन थी, इसलिए उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, तो भी फिर पेंशन लग जाती है उसको। पेंशन के लिए अगर हम खासतौर पर अनुबंध कर्मचारियों की अगर बात करते हैं, तो अनुबंध सेवा काल भी इसमें गिना जाता है, या फिर नियमित होने के बाद ही पेंशन का प्रावधान होता है? हाँ, जो वैसे तो नियमित होने के बाद ही पेंशन का प्रावधान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 10 जून 2024 को ऑर्डर किए गए हैं, उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। जो ओपीएस वाले हैं पर्टिकुलर, जो एनपीएस टू ओपीएस जो आ चुके हैं, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का बेनिफिट उन्होंने दिया है, वो विद सर्टेन कंडीशन है उसके अनुसार देना था। और वो जैसे एनपीएस टू ओपीएस आना उसका ज़रूरी था, विद इन 60 डेज ऑप्शन वो भी ज़रूरी थी, या जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है वो विद इन 1 मंथ उनको उसके लिए अप्लाई करना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको है, लागू है वो अभी तक जो है, तो उनके लिए भी हो सकता है। जी जी। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कुछ कर्मचारी है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आते हैं, या फिर अपनी जॉब को है बीच में रोटेट करते हैं, बदलते रहते हैं, तो उनके लिए किस तरह से ये प्रावधान रहता है कि पेंशन का जो है? देखिए, जो बेसिक रूल है उसके अनुसार तो एक साइड पेंशनेबल हो, आइदर साइड पेंशनेबल हो तो पेंशनेबल हो सकता है, उसका ऑप्शन है उसके किसी भी साइड होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में एनपीएस टू ओपीएस अब लागू हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे अभी भी एनपीएस ही है या यूपीएस चल पड़ी है, जी बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट से क्लैरिफाई करना ही बेहतर ठीक रहेगा। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। पर आशीष जी, अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर जब हम खाता कोई भी खुलवाते हैं तो उसमें नॉमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जीपीएफ की बात करते हैं तो जीपीएफ में नॉमिनेशन किस तरह से किया जा सकता है, और नॉमिनेशन के लिए कौन कौन पात्र हो सकते हैं? जीपीएफ नॉमिनेशन के लिए कर्मचारी की वाइफ, उसके बच्चे, उसके माता पिता, और अगर उसके छोटे भाई या अनमैरिड सिस्टर है तो वो इसके पात्र हैं। जी,
और उसके अलावा कोई फैमिली के बाहर का जो पर्सन है वो नहीं हो सकता है? उसके बाहर का कोई नहीं हो सकता। अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो अपने आधार पे कर सकता है किसी को भी। जी, हंसराज जी आपसे जानना चाहेंगे, पेंशन के लिए भी क्या यही शर्तें रहती है या फिर कोई और भी शर्तें रहती हैं? नहीं, पेंशन के लिए नॉमिनेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट रेंज ऑफिसर के पास देनी पड़ती है, क्योंकि पेंशन जो लगती है वो फैमिली मेम्बर को लगती है जी अकॉर्डिंग टू जो या तो परिवार से नकल हो जी या फिर जो लीगल सर्टिफिकेट उसके आधार पर लगती है। नॉमिनेशन का प्रावधान जो है वो सिर्फ उसके बाद, अगर वो नहीं होंगे तो अगर उसका LTA बच जाता है, लाइफ टाइम एरिया जो उसका बना होगा वो किसको देना है उसकी नॉमिनेशन ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी जबकि होता है। फैमिली पेंशन की नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। फैमिली पेंशन की जब हम बात करते हैं तो पेंशन कितनी लगती है और कितने समय तक कितनी होती है, और ख़ासतौर पर फैमिली पेंशन किस आधार पर डिसाइड की जाती है? हाँ, पेंशन जो है तो मैंने बताया आपको 50% ऑफ द बेसिक पे है, बिल्कुल। उस पर नेट हो जाता है, कोई 10 साल की सर्विस चाहिए कम से कम। जी बिल्कुल। और जो फैमिली पेंशन है वो अगर किसी की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो जो फैमिली पेंशन उसके स्पाउस को लगेगी या जिसको भी एलिजिबल है, बच्चे हैं या कोई भी, तो उनको जो है 10 साल तक बेसिक पे का 50% लग जाएगा। जो पेंशन लगनी थी वो उसको फैमिली पेंशन हो जाएगी, उसके बाद 30% हो जाएगी। और अगर रिटायरमेंट के बाद किसी की डेथ होती है तो फिर वो 7 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो उसके बाद 7 दिन, उसके बाद फिर 30% आ जाएगा, फिर वो 30% हो जाती है। एलिजिबिलिटी की आपने बात की थी, कौन कौन पात्र हो सकते हैं पेंशन के लिए? जो अनमैरिड बच्चे हैं या फिर और कौन कौन, फैमिली में कौन कौन इंक्लूड किए जाते हैं? फैमिली में जैसे फैमिली पेंशन सबसे पहला हक जो है वो स्पाउस का है जी, मेल में फीमेल का और फीमेल में मेल का, वो तो क्लियर कट है, उसमें तो दूसरा कोई है ही नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि सेकंड हस्बैंड या सेकंड वाइफ नहीं हो सकते, नहीं तो हो सकते। क्लियर कट तो फर्स्ट ही है। और दूसरे जो फैमिली पेंशन जो है वो बच्चों को दी जाती है, अगर वो स्पाउस नहीं होंगे तो किसको दी जाती है? तो बच्चों को, जी बिल्कुल। अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स सभी बच्चे एलिजिबल हैं। वो जैसे चाहे रिटायर- सरकारी सेवा में है उसके बाद भी एलिजिबल नहीं, होते मैं वही हैं? बता रहा हूँ जी। कि जब 25 ईयर्स तक जब इनकी एज है तो वो सब बारी बारी से वो एलिजिबल होते जाएंगे। एक तो मैरिज नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 इनकम सोर्स नहीं होनी चाहिए। वो इनकम जैसे कोई सर्विस में लग गया या कोई इसकी इनकम जो है बेसिक फैमिली पेंशन जो है 9,000 प्लस DA उस पर लगाएंगे, उससे ऊपर अगर चली जाएगी तो वो एलिजिबल नहीं होगा। जी, तो इनकम का क्राइटेरिया है और साथ में पक्का। मैरिड अनमैरिड, जी, अनमैरिड जी, होना बहुत जी, ज़रूरी जी, है। अनमैरिड होना जरूरी ये है। क्राइटेरिया अगर ये इस दोनों अगर फुलफिल कर रहे हैं, वो अगर नहीं है, दोनों नहीं कर रहे, तो 25 साल तक वो एलिजिबल है। जी लेकिन जब 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद चाहे वो मैरिड है या नहीं है तो फिर कैटेगरी 2 आ जाती है, तो फिर वो एलिजिबिलिटी अलग हो जाती है। जी। तो उसमें बच्चे जो हैं उसमें फिर सबसे पहला जो हक है वो हैंडीकैप्ड का है, अच्छा, अगर हैंडीकैप्ड कोई पुत्र पुत्री है जो तो सबसे पहला हक है। सबका हक पहला हक उन्हीं को दिया जाएगा। और उसमें भी जो हैंडीकैप्ड है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो मैरिड को भी है एलिजिबिलिटी, जी, मैरिड बच्चे को भी एलिजिबिलिटी है। अगर विकलांग कोई हैंडीकैप्ड है तो जी, बस उसमें क्राइटेरिया इनकम का सिर्फ, और कोई नहीं है उसमें, इनकम क्राइटेरिया उसमें। बिल्कुल और सही। बाकियों के लिए जो अनमैरिड डॉटर है या विडो डॉटर है वो एलिजिबल हो जाते हैं अगर हैंडीकैप कोई नहीं है तो। जी, But तो वो विकलांगता slot के wise- लिए कुछ परसेंटेज रहती है कि 40% या फिर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहता है? हैंडीकैप्ड के लिए 40% जैसे बोलते हैं, लेकिन वो डॉक्टर सर्टिफाई करेगा कि ही इज़ नॉट एलिजिबल या सी इज़ नॉट एलिजिबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड, हाँ, नहीं, कि वो अपनी अब अजीब कमा ही नहीं सकेगा, वो देनी तभी है, वो एक Definitely। बेसिक कंडीशन है उसमें, वो कमाने के लायक अगर नहीं है तभी उसको दिया तभी जाएगा। उसको बिल्कुल। और फिर उसके बाद हक आता है फिर पुत्री का या पुत्र का, फिर दोनों को बराबर दिया जा पुत्र सकता नहीं है? है, 25 साल के बाद पुत्र नहीं है, सिर्फ हैंडीकैप्ड बच्चे ही हैं, चाहे वो हैंडीकैप्ड बेटा या बेटी है, जी, और उसके बाद सिर्फ बेटियां अनमैरिड या विडो जो भी है। बट ये सारे के सारे जो इवेंट है वो पेरेंट्स के होते होने चाहिए। जैसे हैंडीकैपनेस आई है जी, या डॉक्टर सर्टिफाई करेगा कि ये पेरेंट्स के होते हुए या फलान टाइम से है, बिल्कुल या सही। विडो डॉटर कोई हुई है या डाइवोर्स डॉटर हुई है, तो बिल्कुल वो सही। पेरेंट्स के होते हुए ही इवेंट होने चाहिए, तभी क्योंकि eligible जीते है। जी ये सारा लिखित में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है जी, बिल्कुल। बात बहुत अच्छी आपने कही है। ख़ास तौर पर अगर हम GPF की भी बात करते हैं पराशर जी, तो जब हम निकासी की बात करते हैं, विड्रॉल की बात करते हैं, तो क्या एक तरह से प्रोसीजर रहता है विड्रॉल के लिए और कितनी परसेंटेज का जो अमाउंट है वो निकाला जा सकता है GPF से? कोई भी कर्मचारी विड्रॉल के लिए 75% अपने डिपार्टमेंट से ही निकाल सकता है, अप्लाई करके निकाल सकता है। कितने वर्षों के बाद निकाल सकते हैं? कभी भी किसी भी समय में जब जी। भी उनको ज़रूरत है जी। तभी वो निकाल सकता है। बाकी जब रिटायरमेंट ईयर रहता है उस टाइम वो 90% तक अपना अंशदान निकाल सकता है। तो उसके लिए कोई ख़ास एलिजिबिलिटी या फिर कोई ख़ास कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है कि इसी कंडीशन में पैसा मिलता है, या फिर नहीं, इसके normal लिए कोई अपने कंडीशन रोज़मर्रा नहीं के कार्यों के लिए है, मिल कभी सकता भी निकाल सकता है, जब भी उसको ज़रूरत है वो निकाल सकता है। जी, और जब रिटायर हो जाता है तब वो पूरा अपना 100% निकाल सकता है, या तो रिटेन करवा सकता है। रिटेन करने की आपने बात कही है, रिटेन किस तरह से हो सकता है, ये क्या प्रावधान है? रिटेन रिटायरमेंट के 6 मंथ के बीच में वो रिटेन करवा सकता है। जी, तो उसके ये लिए वो DDO के फॉर्म- द्वारा एप्लीकेशन दी जाएगी? हाँ, ये DDO द्वारा एप्लीकेशन AG ऑफिस को दी जाएगी और AG ऑफिस में फिर इसके को
रिटेन किया जाएगा। तो रिटेंशन के बाद जो खासतौर पे जो उस अमाउंट पे ब्याज रहेगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? हाँ, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा जब तक वो रिटेन करवाना चाहते हैं। कोई ऐसा क्राइटेरिया है कितने सालों तक रखा जा सकता है? कोई भी साल तक, जितने साल तक वो चाहता है तब तक वो कर सकता है। और बीच में चाहे तो कुछ अमाउंट निकाल भी सकता है। वो अपने डीटीओ को लिख के जो भी अंशदान है वो निकाल सकता है। बहुत अच्छी सुविधा है सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है कि अगर वो चाहे तो उसमें अच्छा अमाउंट पे ब्याज भी ले सकता है और जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो पैसा निकाल भी सकता है। तो अगर हम पेंशन की खास तौर पर बात करते हैं, किस तरह से क्या प्रावधान रहता है? फैमिली पेंशन की अगर हम बात करते हैं या फिर नॉर्मल पेंशन की बात, क्या प्रक्रिया रहती है उसके आवेदन की जो है? उसके जैसे पेंशन के लिए तो नॉर्मल है कि फॉर्म 1, 3, 5 है, 3, 5, 7 जो 7 नंबर फॉर्म जो डिपार्टमेंट का होता है और 3 और 5 जो इंडिविजुअल ने भरने होते हैं और डीडीओस को सर्टिफाई करके वो फॉर्म जो है वो हमारे को विद सर्विस सुख आते हैं और तब उसको पेंशन लग जाती है। ऐसे ही फैमिली पेंशन में जो है अगर सर्विस के दौरान डेथ हुई है तो 12, 14, 18 फॉर्म है जी, वो भर के आते हैं हमारे को और वो जब हमारे पास आ जाएंगे फिर उस एलिजिबिलिटी देखी जाती है क्योंकि एंटाइटलमेंट देखी जाती है किसको एंटाइटल कौन है, फिर उसके आधार पर फैमिली पेंशन जारी कर देते हैं। जी बिल्कुल। एक कंसेप्ट हमारे पास कम्यूटेशन का भी आता है। जी जी। जो पेंशन को कम्यूट किया जाता है उसका के लिए क्या प्रावधान रहता है? कम्यूटेशन जो है 40% तक एम्प्लॉय करवा सकता है अपनी जी, और जो कम्यूटेशन है वो जब उसको पेमेंट हो जाएगी उसके बाद उसकी डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और वो डिडक्शन जो है 15 साल तक होती है। वो अगले 15 वर्षों तक 15 वर्षों तक उसकी डिडक्शन होती रहेगी जी। लेकिन ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ उसकी अपनी पेंशन से है जी, कि जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये फैमिली पेंशन से डिडक्शन हो जाएगी? हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है जी ये सिर्फ पेंशन से ही डिडक्शन हो सकती है, फैमिली पेंशन से डिडक्शन नहीं होती है। जी। तो फैमिली पेंशन अगर लग चुकी है और वो व्यक्ति नहीं है तो जो कम्यूटेशन वाला अमाउंट है वो रिकवर नहीं किया जाएगा। और अगर इन केस से कोई रिटायर हो जाते हैं और कम्यूटेशन का अमाउंट नहीं लिया गया उससे जबकि अथराइज हो चुका है, लिया नहीं गया, रिटायरमेंट हो चुकी है, 31 तारीख को रिटायरमेंट हो गई, डेथ 10-12 दिन बाद डेथ हो जाती है तो भी वो पैसा फैमिली को मिलता है। ये भाई कई बार क्वेश्चन आता है हमें फोन भी आता है, बिल्कुल तो वो फैमिली को मिल जाएगा जी, उसकी डिडक्शन कोई नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि अगर हमने कम्यूटेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है और अप्लाई करने के बाद उस व्यक्ति की कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है आफ्टर रिटायरमेंट तो उसकी फैमिली को कम्यूटेशन वाला जो राशि है वो भी दी जाएगी और उसको बाद में रिकवर भी नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वैसे 15 सालों तक जो है रिकवरी का एक प्रावधान बनता है जो। तो अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर जीपीएफ की, जितने भी आप थोड़ा सा बुनियादी तौर पर जानना चाहेंगे जो जीपीएफ और ईपीएफ है इसमें बुनियादी तौर पर क्या डिफरेंस है? जीपीएफ जनरल मतलब ये कर्मचारी की अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए आता है के लिए है और इसमें कर्मचारी अपनी बचत के लिए कुछ अमाउंट अपना अंशदान बचत के तौर में रख सकता है जी। और ईपीएफ ये सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए और खासतौर पर जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं कर्मचारी उनके लिए तो एक्चुअली प्राइवेट के ही लिए ही है जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो ईपीएफ नहीं चल रहा है वो क्योंकि वो तो कंट्रीब्यूटरी प्रोसेस खत्म हो चुकी है स्कीम में जी। तो ये हमारे ख़ासतौर पर अगर कोई शिकायतों की अगर हम बात करते हैं, विधवा पेंशन की अगर हम बात करते हैं, ख़ासतौर फैमिली पेंशन की बात करते हैं तो बहुत सी कई बार शिकायतें आती है कि उनको वो समय पर नहीं मिल पा रही हैं। क्या कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं कार्यालय द्वारा कि उनको समय पर उनको किया जाए जो प्रावधान है पेंशन का या फिर उनका जो अमाउंट है राशि है उनको समय पर पहुंचाई जाए? किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? हाँ, एक तो जो हमारे पास जब केस देखिए हम लोगों के पास पहले जो था वो प्री 2016 केसेस बहुत आ गए थे, पोस्ट बहुत आ गए थे, अब वो बहुत कम कर दिए हमने उसको भी। और अब तो पूरा ध्यान हमारा फोकस जो है वो फर्स्ट पेमेंट जिसको पेंशन नहीं लगी है या डेथ केस है उसमें पेंशन तो उसके ऊपर सारा। अगर हमारे ऑफिस से कोई डिले हुआ है, कोई रिवीजन केस भी डिले हुआ है तो हमारा जो वेबसाइट है उस पर डालें, आप हमारी जो मेल है उस पर डालें तो वो डायरेक्ट हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास होता है तो हमें वो इंस्ट्रक्शन वहाँ से आ जाती है तो फिर उस केस को हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर इन केस अगर वो कहीं पे मिसिंग भी है तो हम उसको ढूंढेंगे जी, तो वो जल्दी ढूंढा जाएगा। और लेट किसी केस हुआ है तो उसको भी करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जिसको अभी तक कुछ नहीं मिला उसका पेंशन हम पहले लगा दें। जी बिल्कुल सही। और अभी तक तो ठीक चल रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा रस आ जाएगा उसको भी थोड़ा कम करने के लिए हमने कोशिश की है कि अब थोड़ा सा ऑनलाइन भी स्टार्ट करें इसको। तो ऑनलाइन माध्यम से क्या कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं कार्यालय के द्वारा? ऑनलाइन आपने बहुत अच्छी बात है कि हम 27/8/2025 से अभी थोड़े दिन पहले ही हमने ऑनलाइन जो पीपीओ जारी करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि हमारे पास केसेस फिजिकल आए हैं लेकिन हमने उनके जो पीपीओ है या ग्रेस्टी के ऑर्डर है वो ऑनलाइन भेज दिए हैं और ऑनलाइन भी डिपार्टमेंट को भी टीओ को भी डायरेक्ट जा रहे हैं। इंडिविजुअल भी अपनी साइट पे देख सकते हैं
बट अभी तक हम इंडिविजुअल को इसलिए कॉपी भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास सबका मेल नहीं है। ये जैसे ही हमारे पास ऑनलाइन आना भी शुरू हो जाएंगे तो शायद वो सर्विस को भी आने स्कैन होना शुरू हो जाएगी, तो कुछ भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। तो एक तरह से फिर जो समय का जो बहुत ज़्यादा समय लगता है उस समय को बचाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कर्मचारी तक जो उसका अमाउंट है, जो उसकी राशि है, वो बहुत जल्दी पहुंच जाया करेगी। जी, बल्कि हमारे को पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन वाले भी आए थे, उनको हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आप भी कुछ तरफ दीजिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें हमारा सहयोग कर रही है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको टाइम पे हम सभी को जारी कर सकें। तो उन्होंने भी फिर प्रचार किया होगा और हमने जारी कर दिया। एक कर्मचारी की तरफ से किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, उनको अपने आप को अपडेट रखना है, आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल। एक तो एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि तो टाइम पे एक तो सबसे पहले तो फॉर्म भर दें वो जो 3, 5, 7 है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि एम्प्लॉय टाइम पे नहीं भरेगा या उसमें स्पेसिफिक है, फोटोग्राफ है, वो टाइम पे दे दें, हमारे पास टाइम पे भेज दिए जाए तो हम कर देते हैं। दूसरे, अगर मोबाइल नंबर सही लिखा होगा, IP एड्रेस जो है बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ कोड जो है वो ज़रूरी है कि ठीक लिखा हो। और ईमेल सभी भेजें ताकि जब हम ऑनलाइन भेजें तो उसको मेल पे हम उनको इंटीमेट कर दें। उनको इंटीमेशन मिल इससे जाती क्या होगा कि उनके फ़ोन पे भी वो मैसेज आ जाएगा और फिर उनको पता लग जाएगा कि केस हमारा चला गया है। अदरवाइज हम पोस्ट भेजेंगे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या फिर साइट पे नहीं देखें कोई। जब स्टेट गवर्नमेंट की साइट पे देखेंगे उन्होंने भी सुविधा दी है जी, पर फिर भी अगर मेल हमारे पास हो तो ईजी हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। पारुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि खासतौर पर जब हम GPF की निकासी की बात करते हैं, कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं जो GPF की निकासी के लिए होते हैं? इसके लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 2 भर के देना पड़ता है DDO के माध्यम से? DDO के माध्यम से। और अगर कोई केस डेथ केस होता है तो उसके लिए नॉमिनेशन भी लगानी पड़ती है। तो अगर कोई कर्मचारी या फिर कोई किसी कर्मचारी की जो फैमिली व मेंबर है वो डायरेक्ट AG ऑफिस में ही अपना आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले उसको DDO को भेजना पड़ेगा। DDO के माध्यम से फिर AG ऑफिस में ये प्राप्त होता है पत्र। तो सबसे पहले DDO के माध्यम से ही दिया जा सकता है। पेंशन की भी अगर हम बात करते हैं, ख़ासतौर पर जो आजकल बहुत सारे फैमिलीज़ की हम बात करते हैं, कुछ चुनौतियां उनको फेस करनी पड़ती है। ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है और किन बातों का ख्याल रखना उनको बहुत ज़रूरी है? एक्चुअली जैसे हम फॉर्म भरते हैं अपना, जैसे फॉर्म 3 भरते हैं तो उसमें पूरी डिटेल नहीं देते फैमिली। कई बार जी, मैरिड डॉटर की नहीं देंगे जी, या कोई हैंडीकैप्ड बच्चा उसकी डिटेल नहीं देंगे। क्यों नहीं देते पता नहीं, लेकिन जबकि डिटेल सभी बच्चों की देनी चाहिए। जी, इन केस कोई जैसे मैरिड डॉटर भी है तो उसकी डिटेल देने में हर्ज क्या, आपने लिख दिया मैरिड है जी, या हैंडीकैप्ड है कोई तो लिख दीजिए मैरिड है, सॉरी जो हैंडीकैप्ड है। अगर सर्टिफिकेट लगा होगा उसका तो हम उस पर देख लेते हैं कि ये हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट लगा, उसमें ज़रूरत हमें क्या है क्या। अगर कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो हम लिख देते हैं साथ में, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें उसको मुहैया जा सके जी। और अगर हमें डिटेल नहीं होगी तो दिक्कत आएगी फिर। और उसका बैंक अकाउंट नंबर अपना बिल्कुल सही भरना चाहिए, IFSC कोड भरें उसमें, और हो सके तो पासबुक की फर्स्ट जो पेज है उसकी कॉपी जरूर भेजें, उसकी कॉपी जरूर। उससे हमें इजी हो जाएगा, ताकि हम लोग जब केस कर रहे होते हैं या जब फीडिंग हो रही होती है उसमें तो हम इजीली चेक कर लेते हैं उसको, ताकि जब हम उसके पास या जो हमारा PPO जाए, क्योंकि PPO बुकलेट जाती थी पहले, बुकलेट की ज़रूरत नहीं अब रहेगी, अब पूरी डिटेल एक पेपर पे जा रही है वो, और ईजी हो जाएगा उसको, तो फिर बहुत सुविधा हो जाती है उससे। जी बिल्कुल। GPF की अगर हम बात करते हैं, जो GPF की निकासी कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई पुराना अकाउंट नंबर पहले आपके पास दे के रखा है और बाद में हम अकाउंट नंबर चेंज कर लेते हैं, तो क्या वो KYC का जो है प्रावधान दोबारा हमें करना बहुत ज़रूरी होता है? नहीं, इसके लिए KYC का प्रावधान नहीं है। इसके लिए आपको AG ऑफिस को इंटीमेट करना पड़ता है पत्र द्वारा, तो फिर हम नए अकाउंट नंबर पे उसकी राशि को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितने दिनों का समय रहता है आवेदन में और आप राशि खाते में पहुंचने में? आवेदन और राशि भुगतान में 1 महीने के अंदर सारे केस। कुछ ख़ास कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर किन किन कंडीशंस में जो है ये निकासी की जा सकती है? निकासी तो आप कभी भी कर सकते हो, जब भी किसी कर्मचारी को ज़रूरत है वो कभी भी निकासी कर सकता है। GPF बच्चे की शादी के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, कभी भी, मतलब अपने डिपार्टमेंट को लिख के वो अपने DDO से ले सकता है पैसे। जी। जब उनको फाइनल पेमेंट लेनी हो तब वो AG ऑफिस को करेगा। अंत के वर्षों में जब हम बात कर रहे थे कि लास्ट ईयर में जो है उसमें कोई ख़ास प्रावधान है कि एक लिमिट से ज़्यादा भी उसमें पैसा निकाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे लगता है कि जैसे रूल 12 जो है, रूल 15 है जी, GPF का रूल जो है, उसमें क्लियर है कि जो कंडीशंस हैं उसके लिए निकाल सकता है, अपने विड्रॉल ले सकता है या एडवांस ले सकता है। और रिटायरमेंट को जैसे उन्होंने बताया कि 1 साल पहले वो, तो उसके लिए तो कंडीशन ज़्यादा नहीं होती, वो 90% तक अपना GPF निकाल सकता है जी। और कोशिश करें कि 90% ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपने पहले भी लिया हुआ है तो कोई माइनस में ना चला जाए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई बार ध्यान नहीं रहते तो वो गलत हो जाता है। हालांकि DDO ध्यान रखते हैं फिर भी कई बार गलत। तो ये राशि का जो पता है कैसे चल सकता है कर्मचारी को? हमारी यहाँ से स्टेटमेंट इशू होती है जी, हर साल GPF स्टेटमेंट इशू होती है, और जो GPF स्टेटमेंट इशू होगी और उसके बाद जो डिडक्शन हुई होगी
वो उसमें प्लस करेंगे तो उनको पता लग जाएगा। जी जी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर हम बातचीत करते हैं कि जैसे नया प्रावधान वैसे तो राज्य सरकार के लिए नहीं, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए रहता है, यूपीएस का जो प्रावधान है, यूपीएस और ओपीएस के अगर हम खास तौर पर थोड़ी सी डिफरेंस अगर जानना चाहेंगे तो उसमें कितना सा डिफरेंस हो सकता है? यूपीएस भी लगभग ओपीएस की तरह ही है, थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि अभी तक जैसे इसमें कम्यूटेशन का कोई वो नहीं आया है, शायद कम्यूटेशन दे देंगे, और पेंशन तो लगभग उतनी ही है, 50% तो बराबर ही रह सकती है। हाँ, बाकी ग्रेजुएट तो पहले ही गवर्नमेंट दे रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी पूरी कंडीशन अगर हम पढ़ेंगे तो ही इसके ऊपर टिप्पणी करना ज़्यादा ठीक रहता है, और बाकी लगभग ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हंसराज हीर जी और पारुल पराशर जी, आज जीपीएफ और पेंशन के संबंध में आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। इसी तरह के अनेक कार्यक्रमों को जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी इन कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं। ऑनलाइन वेब्स ऐप के थ्रू द्वारा भी आप इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।